जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम देखेंगे मौर्य वंश के बारे में। देखिए, हमने बोला था कि दोस्तों जो क्लासेस हैं आपके यूपी पुलिस री एग्जाम, यूपीएसआई, यूपीएसआई, पेट, जूनियर असिस्टेंट और सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसको पूरा कर लीजिएगा दोस्तों, किसी भी एग्जाम्स के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, इसके पहले हमने मगध के बारे में देखा था और दोस्तों हमने मगध में जो अंतिम साम्राज्य था नंद वंश, तो नंद वंश के बारे में देखा था। नंद वंश के जो अंतिम शासक थे घनानंद, उनको दोस्तों पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली थी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें कि साथियों, जिसको भी संपूर्ण इतिहास पढ़ना दोस्तों, हमने प्लेलिस्ट बना दी। आप हमारे ज्ञान आरबीएल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो देखिए आपको दिखेगा संपूर्ण इतिहास ऑल एग्जाम, यूपीपी री एग्जाम, यूपीएसआई, यूपीएसआई के नाम से यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा संपूर्ण देखिए स्ट्रेटेजी का जिसको पढ़ना दोस्तों ये पढ़ सकता है, ठीक है। और दोस्तों ये है आपका पूरा का पूरा हिंदी, ठीक है, हिंदी। तो संपूर्ण हिंदी आप यहाँ से कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि जिनको चाहिए पीडीएफ दोस्तों, उनके लिए ये हमारी ई बुक आ चुकी है। तो दोस्तों ये भारतीय इतिहास व आंदोलन संपूर्ण दोस्तों इतिहास होगा आपका, आदिकाल, ठीक है, सॉरी, प्राचीन काल, मध्यकालीन, ठीक है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के अलावा आंदोलन, सब कुछ मात्र 50 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, ठीक, ई बुक के रूप में यानी पीडीएफ के रूप में। कैसे मिलेगा? तो ज्ञान आरबीएल ऐप पे जा करके वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। कैसे दोस्तों जाएंगे तो आपको बता दें, देखिए जैसे आप, और दोस्तों ये हमारा जूनियर असिस्टेंट का बैच है, मात्र 399 रुपये में आपको मिल जाएगा 5512 पदों के लिए। कैसे मिलेगा? तो आपको जाना होगा हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे दोस्तों। यहाँ पे जाएंगे, देखिए ये कंप्यूटर बैच है। अब दोस्तों ये 199 रुपये हो चुका है। 5 मार्च तक दोस्तों क्या था, ये 151 था। स्ट्रेटेजी के मिल जाएगा। और साथियों यहीं पे आपको देखिए सफलता 2.0 बैच भी मिल जाएगा, तो जा करके ले सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप जाएंगे यहाँ पर तो आपको ये ई बुक भी मिल जाएगी भारतीय इतिहास की, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों देखेंगे आज मौर्य वंश के बारे में। देखिए मौर्य वंश की बात करें तो ये चीजें हमने बताया था कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसको हरा करके? तो हमने बताया था मगध पे 3 शासक थे, ठीक है, 3 वंश थे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और दोस्तों जो अंतिम वंश था नंद वंश। तो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा दोस्तों चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश का कार्यकाल जो था 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक था, ठीक। देखिए ये ईसवी नहीं है, ईसा पूर्व। ईसा पूर्व क्या होता है दोस्तों? उल्टा चलता है, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या क्या पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई और एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया। क्या पूछा गया था कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों मौर्य वंश के संस्थापक कौन हो गए? चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। और ये यूपीएसआई और एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। अब देखिए ग्रुप डी में आपको पूछा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की नींव डाली थी। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो घनानंद। घनानंद कौन थे दोस्तों? नंद वंश के अंतिम शासक थे, नंद शासक थे ये, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आपसे पूछेगा कि चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया। अब देखिए एक चीज समझिएगा, बहुत से बच्चे दोस्तों चाणक्य जानते हैं, विष्णुगुप्त नहीं जानते। तो आपको बता दें इन्हीं का नाम चाणक्य है, उन्हीं का नाम विष्णुगुप्त है। तो दोस्तों चंद्रगुप्त गुरु कौन थे? विष्णुगुप्त थे, ठीक है। ये ऑप्शन में मिल जाता है, चाणक्य नहीं होता तो बच्चे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य सभी उन्हीं के नाम है, ठीक है। तो याद रखेंगे। तो चंद्रगुप्त गुरु कौन थे? विष्णुगुप्त थे। ये एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया था। और आपको बता दें कि आचार्य चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछता है कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे था? चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किससे था? दोस्तों इसका संबंध राजनीति से था दोस्तों, इकोनॉमिक्स से बिल्कुल नहीं था। तो इसका संबंध किससे था? राजनीति से, ठीक है। कि मतलब राजा राज्य कैसे करेगा, ठीक है। तो इसके बारे में बताया गया था। केवल नाम अर्थशास्त्र था ये, इसमें कोई पैसे से संबंधित कुछ नहीं था, ठीक है। चलिए एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए ये आपके पेड 2023 में भी लेटेस्ट क्वेश्चन यूपी SSSC पेड 2023 में पूछा गया था कि चाणक्य
क्या पूछा गया था दोस्तों कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। देखिए मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी, और अन्य 4 प्रांतीय केंद्र थे दोस्तों, यानी टोटल मिला के 5 प्रांतीय केंद्र थे बहुत अच्छे अच्छे। तो उन 5 के नाम क्या थे, देखिए पहला तो एक पाटलिपुत्र हो गया, इसके अलावा 4 अन्य केंद्र कौन से थे, तो तोसाली हो गया, तक्षशिला हो गया, उज्जैनी और सुवर्णगिरी। दोस्तों ये पेट में पूछे गए थे कि इनमें से कौन सा अन्य 4 केंद्रीय में से नहीं है। तो दोस्तों याद रखेंगे पेट के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन 2023 के लेटेस्ट एकदम। चलिए अब दोस्तों मौर्य वंश के प्रथम शासक यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखने का वक्त आ चुका है, इनके बारे में पढ़ने का समय आ चुका है। तो चलिए दोस्तों इनके बारे में देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में देखते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल कितना था, तो 322 से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक। कब तक था, 322 से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक। दोस्तों इनके अन्य नाम क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य को अन्य नाम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, भारत का मुक्तिदाता कहते थे इनको, एंड्रोकोटस कहते थे, और सैंड्रोकोटस, भारत का मुक्तिदाता एंड्रोकोटस, सैंड्रोकोटस के नाम से इनको जानते थे। और इन्होंने राजधानी क्या बनाई, पाटलिपुत्र, और वही पाटलिपुत्र जिसके दोस्तों पाटलिपुत्र किसने बसाया था, उदयन ने। क्या, उदयन ने। दोस्तों आपको पता होगा कि हर्यक वंश के शासक थे उदयन, इन्होंने पाटलिपुत्र को बसाया था। ठीक है, ये एसएससी सीजीएल है ना, और दोस्तों एसएससी जीडी पूछा गया था कि मौर्य वंश की राजधानी क्या थी। ठीक है, चलिए अब प्रधानमंत्री की बात कर ले। तो प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, तो चाणक्य थे। और चाणक्य के दोस्तों नाम भी आपके पूछ लेगा, हो सकता है आपसे पूछ ले कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे। चाणक्य ऑप्शन में ना दे तो विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम है, कौटिल्य भी इन्हीं का नाम है, और भारत का मैकियावेली भी इन्हीं का नाम है। ठीक है, भारत का मैकियावेली किसको कहते हैं, चाणक्य को, कौटिल्य किसको कहते हैं, चाणक्य को, विष्णुगुप्त किसको कहते हैं, चाणक्य को। दोस्तों ये वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन 2018 के पेपर में कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, चलिए आप समझिएगा दोस्तों, और आगे बताते हैं कि देखिए 305 ईसा पूर्व में यूनान के शासक थे जिसका नाम था सेलुकस निकेटर। क्या नाम था दोस्तों, 305 ईसा पूर्व में यूनान के शासक थे सेलुकस निकेटर थे, है ना, जिनको दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य पराजित करते हैं। देखिए इनसे युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य का, और चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों सेलुकस निकेटर को पराजित करते हैं। और इस युद्ध में पराजित होने के बाद सेलुकस ने अपनी बेटी हेलेना की शादी कर दी, किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से। देखिए एक चीज समझिएगा, मतलब सेलुकस निकेटर दोस्तों आते हैं लड़ने, ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको बुरी तरह पराजित कर दिया। तो देखिए सेलुकस निकेटर ने क्या सोचा कि बहुत अच्छा दामाद, चलिए इससे अपनी लड़की का ब्याह करवाते हैं, बहुत शक्तिशाली है। दोस्तों इसने सेलुकस निकेटर ने क्या किया, ब्याह करवाने की सोच ली, किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से। मगर चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा भैया हम ऐसे नहीं कर सकते, हम एक बार अपने गुरु से पूछेंगे, यानी चाणक्य से। तो चाणक्य से दोस्तों इन्होंने पूछा कि भैया ऐसी सी बात है, हमारे लिए रिश्ता आया, हम जीत चुके हैं, तो वो कहते हैं अपनी बिटिया की शादी हम तुमसे कर दें, क्योंकि इससे अच्छा दामाद नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चाणक्य ने क्या बोला था, ठीक है शादी कर लो, मगर उनको एक चीज ये बता देना कि दोस्तों जो भी इनसे, मतलब जो भी आपकी बिटिया से पुत्र जन्मेगा वो कभी राजा नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने शर्त रखी थी। तो याद रखेंगे कि सेलुकस निकेटर की बेटी का नाम क्या था, हेलेना। दोस्तों हेलेना की शादी दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया गया, और इनको दोस्तों दहेज के रूप में काबुल, कांधार, मकरान और हेरात ये प्रांत दहेज में दिए गए। किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। किसने दिया था, सेलुकस निकेटर। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का दोस्तों साम्राज्य बहुत तेजी से बढ़ गया। देखिए 4 प्रांत दोस्तों आपको पता, काबुल अभी अफगानिस्तान में, काबुल, कांधार, मकरान, हेरात दोस्तों ये भी मिल गया, यानी अफगानिस्तान तक इनका वर्चस्व हो गया दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे किससे शादी की, हेलेना से। ठीक है, हेलेना किसकी पुत्री थी, सेलुकस निकेटर की। सेलुकस निकेटर कहाँ का था, यूनान का शासक था। ठीक है, और इसको दहेज के रूप में क्या क्या मिला, तो काबुल, कांधार, मकरान और हेरात। ठीक है, चलिए अब दोस्तों एक चीज और याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेलुकस निकेटर का राजदूत एक आया था, मेगस्थनीज। ठीक है, देखिए ऐसे थोड़ी ना भेज दिया बिटिया को, जाओ तुम, मान लो दोस्तों अभी देखिए इनसे लड़ाई की और उनके साथ अपनी लड़की भेज दी, तो उसके लिए दोस्तों एक देखने सुनने के लिए दोस्तों एक भेजा गया कि भैया देखना हमारी बिटिया को कोई परेशान तो नहीं कर रहा है ना। तो किसको भेजा गया, मेगस्थनीज को। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेलुकस का राजदूत कौन था, मेगस्थनीज था। दोस्तों मेगस्थनीज ने ही भारत में रह करके इंडिका नामक लिखिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, देखिए पेट में पूछा गया, ग्रुप डी में पूछा गया, एमपी पीसी से पूछा गया, यूपी पीसी से पूछा गया, यानी कि ये तो आपको रट लेना कि दोस्तों इंडिका किसकी रचना है, मेगस्थनीज का। मेगस्थनीज कौन था दोस्तों, किसके द्वारा भेजा गया था, सेलुकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत था, किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, तो मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज, क्या मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज। दोस्तों ऐसे याद रख लेंगे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, मेगस्थनीज आया था। कहां से आया था, तो दोस्तों सेलुकस निकेटर द्वारा भेजा गया था। ठीक है, और इसने क्या किया, भारत में रह के इंडिका नामक पुस्तक लिख दी। ठीक है, याद रखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए
अब दोस्तों मेगास्थनीज के अनुसार क्या होता है कि चंद्रगुप्त, देखिए मेगास्थनीज ने क्या क्या लिखा था। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही, ठीक है, रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने व चांदी से सजे गए हाथियों की सवारी करते थे। ये दोस्तों एसएससी जीडी में पूछा गया कि दोस्तों किससे सजे हुए, दोस्तों मतलब किसकी सवारी करते थे सोने व चांदी से सजे हुए, तो हाथियों की सवारी करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा था किसने, मेगास्थनीज ने। और मेगास्थनीज ने यह भी लिखा था कि मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल 64 द्वार थे। कितने दरवाजे थे, 64। ये भी एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय प्राप्त कर प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना, दोस्तों अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना सबसे पहले किसने की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों बहुत बड़ा साम्राज्य बना दिया, अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना कर दी। ठीक है, जैसे आप भी देखते दोस्तों कि पूरा भारत का नक्शा जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कुछ म्यांमार का हिस्सा सब कुछ भारत में नजर आता दोस्तों। ठीक है, वो अखिल भारतीय साम्राज्य है। ठीक है, तो इसकी स्थापना सबसे पहले किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई। और याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन पर भी विजय प्राप्त की थी। ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया कि किस मौर्य वंश ने, दोस्तों मौर्य शासक ने दक्कन पर विजय प्राप्त की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। और किसने दोस्तों प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना। और चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ कौन सा दरबारी आया दोस्तों, मेगास्थनीज। क्या लिखा, इंडिका नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, चलिए अब तो कुछ चीजें आपको समझ लेना है कि साथियों रुद्रदामन अभिलेख था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। देखिए रुद्रदामन अभिलेख कहाँ है, तो गुजरात, सौराष्ट्र गुजरात में। समझिएगा कि सौराष्ट्र गुजरात को जीता तथा इसका राज्यपाल जो पुष्यगुप्त था उसने सुदर्शन झील का निर्माण किया। दोस्तों आपसे पूछेगा कि सुदर्शन झील के बारे में, निर्माण के बारे में किस अभिलेख में बताएगा, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में बताएगा। ठीक है, याद रखेंगे। और रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है दोस्तों, ये है अभिलेख संस्कृत में जारी होने वाला पहला अभिलेख, यानी कि ऐसा पहला अभिलेख जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया। दोस्तों ये आपका पहला संस्कृत भाषा का अभिलेख हो जाएगा। दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख हो जाएगा, संस्कृत भाषा में जारी किया गया अभिलेख कौन सा होगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि जैन भिक्षुक भद्रबाहु के प्रभाव में आकर अंतिम दिनों में इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया। किसने दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया, अंतिम दिनों में अपने जैन धर्म को अपना लिया। ये चीज आपको याद रखना, किसके प्रभाव में आके, भद्रबाहु, जैन भिक्षुक थे, भद्रबाहु के प्रभाव में आके दोस्तों जैन धर्म अपना लिया। एसएससी जीडी में पूछा गया कि अंतिम समय में इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया, जैन धर्म। किसके प्रभाव से, भद्रबाहु के। और आपको बता दें कि परशिष्ट पर्वन नामक जैन ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। दोस्तों ये चीजें कहां से पता चलती है, ये दोस्तों पुस्तक है, इस ग्रंथ से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था, उसकी दोस्तों पुष्टि होती है एसएससी सीपीओ 2020 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। और आपको बता दें जैन धर्म में आपको बता दें कि 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवण बेलगोला, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला के स्थान पर दोस्तों जाकर के, देखिए कर्नाटक पड़ता है श्रवण बेलगोला दोस्तों, वहां पे जाकर के ये चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, संलेखना व संथारा विधि द्वारा 43 दिनों में अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों ये आपके यूपीएसआई और एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 2018 पूछा गया कि दोस्तों किस विधि द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे, संलेखना संथारा विधि। और कहां पर, श्रवण बेलगोला कहां पड़ता है दोस्तों, तो कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, चामुंडा राय ने दोस्तों यहाँ पे एक मूर्ति है दोस्तों बाहुबली की, ठीक है, तो उसको चामुंडा राय द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों। ठीक है, अब देखिए संथारा संलेखना विधि क्या होता है दोस्तों, बिना कुछ खाए पिए अपने प्राणों को त्याग देना, वही क्या होता है, संलेखना संथारा विधि। दोस्तों ये आपके जैन धर्म में संबंधित, जैन धर्म से संबंधित है संथारा या संलेखना विधि दोस्तों, जिसमें बिना खाए पिए अपने प्राण को त्याग देना अंतिम समय में। ठीक है, चलिए और याद रखेंगे कि मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई, विशाख दत्त द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस यानी किसके द्वारा लिखी गई, विशाख दत्त द्वारा। तो याद रखेंगे मुद्रा राक्षस विशाख दत्त में चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता में लाने का वर्णन किया गया। ये आपके सीएचएसएल में पूछा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता में लाने का वर्णन किसमें मिलता है, तो मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई, विशाख दत्त द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो आई होप दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में बहुत अच्छे समझ गए होंगे। अब दोस्तों इनके लड़के होते हैं कौन, बिंदुसार। कौन होते हैं, बिंदुसार होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इनका समय कब से कब तक रहता है, तो 298 ईसा पूर्व से लेकर के 273 ईसा पूर्व तक रहता है। दोस्तों याद रखेंगे बिंदुसार के बारे में। और बिंदुसार के पिता कौन होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, ये बता चुके हैं। इनके दोस्तों 2 पुत्र होते हैं, एक सुसीम व दूसरा दोस्तों अशोक, जो कि आगे चल के महान अशोक बनेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया कि अशोक के पिता का नाम क्या था, बिंदुसार। ठीक है, इनके अन्य नाम क्या थे बिंदुसार के, तो दोस्तों बिंदुसार को अमित्रघात कहते थे। देखिए यही आपके यूपी से 2015 में पूछा गया। इसके अलावा सिंहसेन कहते थे, वारिसार कहते थे, भद्रसार कहते थे और सिंहसेन दोस्तों बता चुके हैं। दोस्तों इनके उपनाम है किसके, बिंदुसार के। और दोस्तों इनके भी प्रधानमंत्री यानी बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों के प्रधानमंत्री कौन थे, चाणक्य थे। कौन थे,
चाणक्य थे मेरे दोस्तों। और आपको बता दें कि बिंदुसार की रुचि दोस्तों आजीवक संप्रदाय से थी। किससे? आजीवक संप्रदाय से थी। और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके कंबाइंड टेक्नीशियन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन 2023 के। ठीक है, तो याद रखेंगे बिंदुसार की रुचि दोस्तों आजीवक संप्रदाय में थी। ठीक है, और एक चीज याद रखेंगे दोस्तों कि एथोनियस के अनुसार, एथोनियस दोस्तों इनके अनुसार क्या था कि बिंदुसार सीरिया के राजा एंटियोकस से, किससे? सीरिया के राजा थे एंटियोकस से, इनसे दोस्तों 3 चीजें मंगवाता है, सूखी अंजीर, शराब और दार्शनिक मंगवाता है। क्या दोस्तों? देखो एथोनियस के अनुसार क्या होता है कि बिंदुसार सीरिया के राजा एंटियोकस से दोस्तों 3 चीजें मंगवाता है। क्या कहता है कि हमें सूखी अंजीर दे दो, ठीक है, शराब भेज दो, मदिरा, और दोस्तों दार्शनिक भेज दो। आपको बता दें कि दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुएं भेज देता कौन? एंटियोकस दोस्तों दार्शनिक नहीं भेजता, बाकी शराब और सूखी अंजीर भिजवा देता है किसको? बिंदुसार को। ठीक है, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछ ले आते हैं। चलिए अब दोस्तों सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक दोस्तों एक व्यक्ति को बिंदुसार के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। याद रखेंगे सीरिया के शासक ने कौन सा दोस्तों? सीरिया से कौन आया था? डाइमेकस। ठीक है, डाइमेकस आया था। और मिस्र के शासक फिलाडेल्फस ने, समझिएगा, दूसरा दोस्तों मिस्र के शासक फिलाडेल्फस टॉलेमी द्वितीय ने डायोनिसियस नामक राजदूत भेजा। देखिए 2 राजदूत आ चुके, एक डाइमेकस आ चुका, एक डायोनिसियस आ चुका। और दोस्तों याद रखेंगे ये एसएससी सीपीओ में पूछा गया 2018 के पेपर में। और इसी के समय दोस्तों तक्षशिला में क्या होता है? विद्रोह हो जाता है, अशांति फैल जाती है, जिसे दबाने के लिए सुसीम को भेजता है वहां पर। किसको? तो दोस्तों तक्षशिला में विद्रोह किसके समय होता है? तो आप बताइएगा, बिंदुसार के समय। और इसको दबाने के लिए दोस्तों सुसीम को भेजता है। ठीक है, एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन 2017 के। ठीक है, तो देखिए इसके यहाँ कौन कौन से दार्शनिक आए दोस्तों? डाइमेकस और डायोनिसियस। ठीक है, ये 2 आते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे मिस्र से आता है, एक सीरिया से आता है, तो इसको भी आपको अपने दिमाग में बिठा लेना। चलिए अब देखते हैं अशोक महान, द ग्रेट अशोक महान के बारे में साथियों। अभी देखिए समझिएगा कि पहले कौन हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके पुत्र हुए बिंदुसार दोस्तों। और बिंदुसार के पुत्र हो गए कौन? बिंदुसार के पुत्र हुए अशोक। यानी कि अशोक के दादाजी का क्या नाम था दोस्तों? तो आप बताइए कि क्या नाम था अशोक के दादाजी का? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अशोक के पिताजी का नाम क्या? बिंदुसार। तो ये चीजें आपको याद कर लेना है। तो अशोक के समय की बात करें तो 273 से लेकर के 332 ईसा पूर्व दोस्तों अशोक महान का कार्यकाल रहता है। याद रखेंगे इनके गुरु कौन थे? तो दोस्तों अशोक के गुरु कौन थे? तो राधागुप्त। देखिए अभी तक दोस्तों आपको बता दें कि चाहे वो बिंदुसार हो, चाहे वो थे आपके चंद्रगुप्त, दोनों गुरु कौन थे? चाणक्य थे। अब दोस्तों इनके गुरु कौन होंगे? अशोक महान के गुरु कौन होंगे? तो चाणक्य के पोते राधागुप्त। याद रखेंगे। और इनके माता पिता का नाम क्या था? तो शुभद्रांगी, है ना, शुभद्रांगी। और बिंदुसार इनके पिताजी का नाम था। इनके दोस्तों अशोक के अन्य नाम क्या थे? तो इनको देव नाम प्रिय पिदस्सी भी कहते थे। आपके पेट 2022 और एमपीपीसीएस 2016 में पूछा गया था कि अशोक का नाम क्या था, अन्य नाम क्या थे? तो देव नाम प्रिय कहते थे इनको, और पीदस्सी के नाम से भी जानते थे। कलिंग युद्ध दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया। देखिए एसएससी सीपीओ में पूछा गया है, जीडी में पूछा गया और ग्रुप डी में पूछा गया कि दोस्तों राज्याभिषेक के 8 साल बाद, यानी देखिए 73 में आबार 8 जोड़ते हैं दोस्तों तो 261 ईसा पूर्व। दोस्तों 261 ईसा पूर्व, ये आपके लिए बहुत ईस्वी नहीं ईसा पूर्व, समझिएगा। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ते हैं कौन? अशोक। किसके खिलाफ? तो उड़ीसा के पदम नाम के खिलाफ दोस्तों ये युद्ध होता है। और जिसका दोस्तों उल्लेख हमें कहां से मिलता है? 13वें शिलालेख से। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि कलिंग का युद्ध कब लड़ते? 261 ईसा पूर्व में। कहां? उड़ीसा में था कलिंग। ठीक है, और किस शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती? 13वें शिलालेख। दोस्तों 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसमें दोस्तों कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली थी। क्या थी? तोसली कलिंग की राजधानी थी। इस चीज को आपको याद कर लेना है। ठीक है, और आपको बता दोस्तों कि युद्ध लड़ करके अशोक थे, ठीक है, युद्ध लड़ करके दोस्तों इनको बहुत ही आत्म को गिलानी होती दोस्तों। ये कहते हैं अब मैं युद्ध को छोड़ दूंगा। तो याद रखेगा सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद दोस्तों भेरी घोष यानी युद्ध नीति को, भेरी घोष मतलब युद्ध नीति को बदल करके धम्म घोष यानी कि शांत की नीति अपना ली। कहा अब युद्ध नहीं करेंगे दोस्तों, हमने कितने अपनों का खून बहा दिया है। ठीक है, इसी वजह दोस्तों ये महान कहलाते हैं। ठीक है, तो अशोक सम्राट ने कब युद्ध त्याग दिया दोस्तों? किसके बाद? तो कलिंग का युद्ध। कब लड़ा कलिंग का युद्ध? 261 पूर्व। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध लड़ते हैं। ठीक है, ठीक, और 13वें शिलालेख में इसका वर्णन। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि जो कलिंग पुरस्कार एक होता है दोस्तों, कलिंग पुरस्कार दोस्तों वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप बताइएगा कि किस क्षेत्र में दोस्तों कलिंग पुरस्कार दिया था। ये चीजें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अशोक ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया।
ठीक है, यानी शांति, धम्म मतलब शांति का, बोला शांति की नीति अपना। इसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक, किसकी, कौन धर्म, बौद्ध धर्म अपना लिया दोस्तों। इनको दीक्षा किससे मिली, देखिए यूपी से पूछा गया था कि बौद्ध धर्म की दीक्षा अशोक को किसने दी, तो बौद्ध भिक्षुक दोस्तों उपगुप्त से। ठीक है, उपगुप्त ने इनको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, यूपीएसआई 2021 से पूछा गया। और आपको बता दें कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने अपनी पुत्री और पुत्री का नाम क्या था, संघमित्रा, और पुत्र का नाम था महेंद्र, इनको ये श्रीलंका भेज देते हैं। ठीक है, यदि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को ये कहाँ भेज देते हैं दोस्तों, श्रीलंका भेजते हैं कि जाइए आप वहां पे इसका प्रचार कराइए। और आपको बता दें कि अशोक महान की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो जाती है दोस्तों, ये एसएससी जीडी में पूछा गया। और इन्होंने दोस्तों याद रखेंगे, अब इनके कुछ कार्यकाल देख ले, काम देख लें दोस्तों। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं बनवाई थी, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया। ठीक है, कौन कौन सी, क्या क्या नाम थे 4 गुफाओं के, तो एक कर्ण था, एक विश्व झोपड़ी थी, एक सुदामा गुफा था, एक चौपार था दोस्तों। 4 इन्होंने क्या बनाए, बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं बनाए, जिनमें से कर्ण, विश्व झोपड़ी, सुदामा गुफा और चौपार, ये 4 गुफाएं थी। और ये क्वेश्चन आपको दोस्तों बहुत बार पूछा गया, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया, अशोक ने। कहां करवाया, मध्य प्रदेश में। ठीक है, कि इसमें किसमें पूछा गया, देखिए एसएससी जीडी पूछा गया, एसएससी सीजीएल पूछा गया, यूपी पुलिस 2013 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अशोक प्रथम सम्राट हुआ जिसने दोस्तों अपने अभिलेखों की सहायता से सीधे जनता को संबोधित करता था दोस्तों। अभिलेख ये लगाता था, ठीक, अभिलेख लगाता था जिसे जनता पढ़ करके, और जनता दोस्तों अपना मतलब पुत्र सा बताता था ना। तो याद रखेंगे कि अशोक एक ऐसा पहला सम्राट हुआ जिसने दोस्तों अभिलेखों की सहायता सीधे अपनी बात जनता तक पहुंचाता था। और आपको बता दें कि भारत में शिलालेखों का सर्वप्रथम प्रचलन अशोक ने ही किया। भारत में अगर कोई शिलालेख सबसे पहले लिखवाया तो अशोक ही थे। शिलालेख दोस्तों इन्होंने 14 लिखवाए, स्तंभ लेख 7 और गुहा लेख दोस्तों 3। ठीक है, 14 शिलालेख, 7 स्तंभ लेख और 3 गुहा लेख। तो चलिए स्तंभ लेख पहले देखते हैं। पहला है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। ठीक है, दिल्ली टोपरा का स्तंभ लेख दोस्तों आपको बता दें कि इसे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दोस्तों, सहारनपुर से फिरोज शाह तुगलक दोस्तों दिल्ली ले आया था। ठीक है, देखिए सहारनपुर में ये पहले अशोक ने बनवाया था, इसे फिरोज शाह तुगलक दोस्तों कहां लेके आ गया, दिल्ली लेके आ गया दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था दिल्ली टोपरा। ठीक है, ये कहां लगा था, सहारनपुर में, जिसे दिल्ली उठा के ले आया कौन, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अगला है दिल्ली मेरठ। तो दोस्तों इसे मेरठ से फिरोज शाह तुगलक दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक कहां ले आया, दिल्ली ले आया। ठीक है, देखिए इसको सहारनपुर से लाया दिल्ली टोपरा वाले को, और दिल्ली मेरठ वाले को मेरठ से दिल्ली ले आया। अगला है लौरिया अरराज दोस्तों, ये बिहार के चंपारण में बनवाया था। चौथा है लौरिया नंदनगढ़ दोस्तों, ये बिहार के चंपारण में, जिसमें दोस्तों मोर का चित्र था। और दोस्तों 5वां है रामपुरवा, बिहार के चंपारण में दोस्तों। और छठा है प्रयाग, ये पहले कौशाम्बी में था दोस्तों, फिर इसे अकबर दोस्तों प्रयागराज ले आता। ठीक, अकबर इसे उठवा के प्रयागराज ले आता है। और 7वां अशोक स्तंभ लेख सारनाथ दोस्तों। ये आपके 7 स्तंभ लेख हो गए। ठीक है, क्या हो गए, 7 दोस्तों आपने स्तंभ लेख देख लिए। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं कि अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की, तो टी फैंथेलर द्वारा दोस्तों 1750 में अशोक के अभिलेखों की खोज की गई। और अब अशोक के अभिलेखों को पढ़ा किसने, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा दोस्तों 1837 में। ये आपके यूपीएससी है ना 2016 में पूछा गया कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ा किसने, जेम्स प्रिंसेप ने। खोज किसने की, टी फैंथलर ने, पढ़ा किसने, जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक, अब देखिए अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या थी, तो दोस्तों बता दें कि भारत में जो अभिलेख लिखा है उन्होंने ब्राह्मी लिपि में लिखा है। पाकिस्तान में जो अभिलेख मिले वो खरोष्टी लिपि में मिले। और अफगानिस्तान में जो अभिलेख मिले इनके अरमाई की लिपि में मिले। और एशिया माइनर यानी तुर्की में जो इनके अभिलेख मिले वो ग्रीक लिपि में, यानी कि कई सारी लिपियों का प्रयोग किया अशोक द्वारा इनको लिखवाने में। ठीक है, और दोस्तों यहां से आपको समझना है कि गुर्जरा, मास्की, नेट्यूर और उद्गोलम, देखिए 4 ऐसे अभिलेख थे। कौन कौन से नाम याद रखेंगे, गुर्जरा मास्की बहुत पूछता है, गुर्जरा मास्की, नेट्यूर और उद्गोलम, ऐसे 4 अभिलेख थे जिसमें दोस्तों अशोक का नाम अशोक मिलता है। यानी कि आपको बता दें अशोक का वास्तविक नाम अशोक। देखिए जितने भी अभिलेख लिखवाए सब में दोस्तों अशोक नाम नहीं मिलता था इनका। ठीक है, केवल 4 ऐसे अभिलेख थे जिसमें अशोक का नाम अशोक दर्शाया, किसमें, गुर्जरा, मास्की, नेट्यूर और उद्गोलम में। इसके अलावा जो भी अभिलेख थे इनके, ठीक है, सभी अभिलेखों में केवल देव नाम प्रिय, ठीक है, देव नाम प्रिय के नाम से अशोक को दर्शाया गया दोस्तों। यानी कि केवल 4 ऐसे अभिलेख थे जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, गुर्जरा, मास्की, नेट्यूर और उद्गोलम। बाकी सभी अभिलेखों में अशोक का नाम देव नाम प्रिय के नाम से दर्शाया गया। ये आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया। और दोस्तों अशोक को प्रियदस्ती के नाम से, पीदस्ती के नाम से जाना आता दोस्तों। ये एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया। और श्रीनगर शहर को अशोक द्वारा बसाया गया, ये आपके एसएससी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, श्रीनगर जो शहर है आपका श्रीनगर कश्मीर में, उसको अशोक ने बसाया था। ठीक है, चलिए अब दोस्तों अशोक के 14 शिलालेख देख लेते हैं हमने। देखिए तो 14 शिलालेख कौन कौन से हैं, देखिए आपको बताते हैं और उनमें क्या क्या बताएगा। तो जो पहला शिलालेख था इसमें कहा गया पशु बलि की निंदा। पशु बलि यानी पशुओं की बलि मत दो, सभी मनुष्य मेरी संतान। देखिए अगर राजा कहते कि सभी आप मेरी संतान हैं,
जैसे मेरा पुत्र वैसे हम आपको मानेंगे। देखिए कितनी अच्छी बात होगी, जनता अपने आप दोस्तों उसके मुरीद हो जाएगी ना, कि देखिए राजा होकर के दोस्तों ऐसी बात कर रहा कि हम आपके पुत्र समान है ना, मतलब ये चीजें। दूसरे में क्या, दूसरे शिलालेख में क्या किसके लिए लिखा था, तो लोक कल्याणकारी कार्य। जैसे दोस्तों इसमें उसके बारे में दर्शाया कि लोक कल्याणकारी कार्य की पशु और मनुष्यों की चिकित्सा के लिए क्या क्या काम किए गए दोस्तों, उसके बारे में। तीसरे में दोस्तों क्या लिखा है, युक्त रज्जुक और प्रादेशिक अधिकारियों का दौरा, यानी कि ये लोग क्या करेंगे, गांव का दौरा करेंगे, किसकी क्या समस्या उसके बारे में सोचेंगे। चौथे में धम्म का उद्घोष दोस्तों बताया, और पांचवें में दोस्तों धम्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में बताया। छठवें में आत्मनियंत्रण की शिक्षा, ठीक है। और सातवें दोस्तों सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता, मतलब सभी संप्रदाय, आप किसी भी संप्रदाय को मान सकते, कोई भेदभाव नहीं होगा। आठवें दोस्तों सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख, मतलब कहां कहां इन्होंने यात्राएं की धर्म के लिए, उसका वर्णन आठवें में किया गया। नौवें में दोस्तों धम्म समारोह पर चर्चा, और 10वें में धम्म नीति की श्रेष्ठता, धम्म नीति दोस्तों शांत की नीति कितनी श्रेष्ठ है उसके बारे में बताया गया। 11वें में दोस्तों धम्म नीति की व्याख्या, और 12वें में स्त्री महामात्र की चर्चा, और 13वें दोस्तों कलिंग युद्ध का वर्णन। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है, और यूपीएससी में पूछा गया कि आपसे पूछेगा कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख से मिलता है, तो 13वें, ठीक है। और 14वां दोस्तों और अंतिम क्या था, अशोक के जनता के प्रति रवैया कैसा था, धार्मिक रवैया कैसा था, उसके बारे में बताया गया, ठीक है। तो 14 शिलालेख हमने देख लिए, ठीक, 14 अभिलेख हमने देख लिए। सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा था, 13वां शिलालेख, और सबसे छोटा दोस्तों रुम्मनदेही अभिलेख था, ठीक। यह चीजें आपको याद रख लेना है। चलिए अब दोस्तों कुछ आपको बता दें कि क्या है आपका सर-ए-कुहना, समझेगा, सर-ए-कुहना अभिलेख दोस्तों द्विभाषी था। क्या है, सर-ए-कुहना इनका एक अभिलेख था, सर-ए-कुहना अभिलेख, जो कि द्विभाषी था, जिसमें दोस्तों अरमाइक लिपि और यूनानी भाषा का प्रयोग किया गया था। एसएससी सीजीएल में पूछा गया, यानी ये द्विभाषी अभिलेख था, इसमें 2 भाषाओं में लिखा गया था, ठीक है। जैसे आप मान लिया कोई अभिलेख लिखते हैं उसमें हिंदी और अंग्रेजी प्रयोग करते, द्विभाषी हो जाएगा, ठीक है। मान लिया हमने अगर इसमें लिखा तो कहीं कहीं हमने हिंदी और कहीं कहीं इंग्लिश का प्रयोग किया, जैसे एसएससी सीजीएल इंग्लिश में लिखा है तो द्विभाषी हो गया ना, इस तरीके से। चलिए अगला है कि अशोक का एकमात्र शिला रूप चित्र कंगन हाली में पाएगा दोस्तों। एकमात्र शिला जो रूप चित्र है, ठीक है, शिला रूप चित्र कहाँ, कंगन हल्ली में मिला दोस्तों। ये चीज आपके एसएससी जीडी में पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों अशोक आ गया। देखिए अशोक के बाद दोस्तों कोई भी शासक ठीक ठाक नहीं हुए हैं, तो दोस्तों मेन कहां तक था, मौर्य साम्राज्य अशोक तक। देखिए पहले हमने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र होते हैं बिंदुसार, उनके बारे में देखा। बिंदुसार के पुत्र दोस्तों द महान अशोक होते हैं, उनके बारे में देखा। अब देखिए पुराणों के अनुसार अशोक के बाद कौन कौन आते हैं। देखिए अशोक के बाद कौन कौन बैठेगा, तो कुणाल बैठेगा। फिर दोस्तों बंधुपालित एक कुणाल का पुत्र था। फिर बंधुपालित के बाद इंद्रपालित आते हैं दोस्तों, ये बंधुपालित के पुत्र थे। फिर इंद्रपालित के बाद दोस्तों दसोन आते हैं, ये इंद्रपालित के पुत्र थे। और फिर दोस्तों दशरथ आते हैं, दशरथ दसोन के पुत्र थे। फिर संप्रीति आते हैं, दशरथ का पुत्र होता है। और फिर दोस्तों सालिसूक आते हैं, गद्दी बैठते हैं। और सालिसूक के बाद देवधर्मन बैठते हैं, और देवधर्मन के बाद सतधनुष बैठते हैं दोस्तों, देवधर्मन का पुत्र होता है सतधनुष। और उसके बाद दोस्तों अंतिम शासक जो होता है आपके मौर्य साम्राज्य का, जिससे दोस्तों क्वेश्चन बहुत पूछाते हैं, वो क्या था, बृहद्रथ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन होगा, बृहद्रथ। ये आपके यूपीएसआई 2021 और यूपी पुलिस 2018 पूछा गया दोस्तों, याद रखेंगे कि नोट करके लिख लीजिएगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है, बृहद्रथ, ठीक है। और देखिए इसके बाद क्या होगा मेरे दोस्तों कि बृहद्रथ, देखिए बृहद्रथ की हत्या कर दी जाती है। आपको बता दें कि बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग द्वारा करके दोस्तों शुंग वंश की स्थापना की जाएगी। ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया कि किसके द्वारा दोस्तों बृहद्रथ की हत्या की गई, तो शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग दोस्तों हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर देगा, ठीक है। चलिए और यार कौटिल्य ने मौर्य साम्राज्य में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षक के रूप में उल्लिखित किया था दोस्तों। ये चीजें आपको याद रखने, किसने किया था उल्लिखित, विभिन्न विभागों के लिए के रूप में दोस्तों कौटिल्य ने। एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया। और आपको बता दें कि मौर्य वंश में ग्राड ट्रंक रोड, जिसको जीटी कहते हैं ना, उत्तरापथ के नाम से कहलाया था दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है, उत्तरापथ के नाम से। पहले दोस्तों मौर्य साम्राज्य में जीटी रोड को उत्तरापथ कहते थे, एसएससी सीपीओ 2020 में पूछा गया। इसके अलावा कि मौर्य साम्राज्य में कंटक शोधन नामक एक प्रकार क्या होता था, दरबार प्रचलित था। ये आपके एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है, पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। आई होप आप सभी को बहुत ही शानदार तरीके से ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो दोस्तों जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। चलिए आप दोस्तों बता दें कि अगर जिसको पढ़ना है इतिहास संपूर्ण, यहाँ पे जाकर प्ले लिस्ट पे जाकर के पूरा पढ़ ले, ठीक है। और दोस्तों ये हमारी ये हमारी इतिहास की ई बुक है जो हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों। ये सारा दोस्तों आपको मिल जाएगा। कैसे, आपको दोस्तों ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाना होगा, वहां से आप इसको परचेज करें, जिसका लिंक भी मैं दूंगा नीचे। या फिर दोस्तों डायरेक्ट आप जाइए ज्ञान आरबीएल ऐप दोस्तों इंस्टॉल करिए प्ले स्टोर से, वहां जाकर के इसको परचेज कर लीजिए, ठीक है। मात्र 50 रुपये में आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास मिल जाएगा, जिसमें
आधुनिक प्राचीन भी होगा, मध्यकालीन होगा, आधुनिक होगा, इसके अलावा आंदोलन भी आपको मिल जाएगा इसी ई बुक में। तो चाहिए देरी किस बात की, ठीक है। ये हमारी आपको स्टैटिक जीके की बुक है, 50 रुपये मिल जाएगी इसी वहीं ज्ञान अर्बेल ऐप पे दोस्तों। और ये हमारा कनिष्ठ सहायक का बैच है दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ, इसमें संदीप सर और संजीव सर खुद ही जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो जाइए दोस्तों, देखिए सर जाइएगा तो यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा स्टैटिक जीके की बुक और सफलता 2.0 बैच मिल जाएगा, ठीक। उत्तर प्रदेश SSL की बुक मिल जाएगी, तो जाइए एक बार जरूर देखिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।